नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे हिंदगी हिंदी है जिंदगी पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक स्पष्ट वादिता होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण या यूं कहूं अहम भूमिका निभाती है। जी हाँ, हिंदगी हिंदी है जिंदगी एक ऐसा ही कार्यक्रम लेकर आया है। चर्चा परिचर्चा के अंतर्गत हम लोग आज अर्थात 6 दिसंबर से लेकर पूरे 27 दिसंबर तक अर्थात प्रत्येक रविवार को 5:30 बजे हम जुड़ेंगे और इस कड़ी में हम जुड़ रहे हैं और जोड़ेंगे समाज के विशिष्ट अतिथियों से। उनको आमंत्रित करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आएंगे आपके समक्ष जिस पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कड़ी में आज जो है हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। जी हाँ दोस्तों, पेशे से शिक्षक हैं, दिल दिमाग से घुमक्कड़ हैं, हिंदुस्तान भर में एकल यात्रा करती रहती हैं, अब तक 4000 गांवों का भ्रमण कर चुकी हैं, भारत के 10 राज्यों के चप्पे चप्पे का भ्रमण किया है उन्होंने। कोरोना काल में यात्रा स्थगित करके दूसरे सृजनात्मक कार्य में संलग्न है। प्रकाशित पुस्तकें हैं उनकी, शोषण में हिस्सेदारी शोध केंद्रित है। हिंदी की तमाम साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लेखन, जैसे आजकल, विश्वगाथा, दस्तक, बाखली, दैनिक जागरण, भारत टाइम्स, हिंदुस्तान, मीडिया विमर्श जैसे अनगिनत पत्र पत्रिकाओं में इनका प्रकाशन होता रहता है। जल, जंगल और जीव से बेहद लगाव है, उनके हित को लेकर निरंतर सक्रिय रहती हैं। ग्रामीण लड़कियों को शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध हैं। अभी तक 2000 लड़कियों तक पहुंच बना चुकी हैं। पुस्तक और जंगल श्रृंखला के तहत काव्यात्मक शोध कार्य किया है। साहित्यिक गैंगवाद प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। भारतीय टाइम्स पत्रिका का संपादन करती है। सोलो ट्रैवलिंग के लिए तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजी गई हैं। और शिक्षा एमए, बीएड, नेट, पीएचडी बीएचयू से हैं, वाराणसी से हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सुनीता जी की। आइए सीधे उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उन्हीं के मुख से। आपका स्वागत है इस मंच पर। मैं हिंदगी हिंदी है जिंदगी विश्व शुक्रिया यात्रा टाइम। त्रिलोकनाथ पांडे जी जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय हम लोगों के लिए निकाला है। और जैसा कि अभी के समय में खास करके हम आपसे आपके बारे में जानना जरूर चाहेंगे। हमारे जो दर्शकगण हैं वो आपसे अवश्य जानना चाहेंगे, रूबरू होना चाहेंगे, क्योंकि ये तो शब्द जो थे वो हम लोग जो जानते हैं, परंतु कुछ और भी जानना चाहेंगे आपके विषय में मैम। जरूर, आप पूछें, हम जरूर बताएंगे। जी मैडम, जैसे आपकी शिक्षा दीक्षा जैसे है, ये कहाँ हुई थी और किस प्रकार से, और माध्यम जो है क्या है, इस विषय पर हम लोग जानना चाहेंगे। मेरी शिक्षा जो है बिल्कुल खाटी गांव में हुई है। मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है, पेड़ के नीचे की। हमारी स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं थी। जी सरकार की जो नियमावली थी उसके तहत पीपल का पेड़ था, उसके नीचे हमारी क्लासेस चलते थे। हम बोरी और अपना पटरी लेकर के जाते थे। दूधिया सिलपट सब हमारे पास होता था, हम लेकर जाते थे। हमें जी जी पढ़ाने वाली जो पहली शिक्षिका थी वो मंझारी मैडम थी और कंचेदू मास्टर थे। उनसे हमने शुरुआती शिक्षा ली और जो भी शिक्षा हमने ग्रहण किया गांव में किया। हमारे यहाँ स्कूल की उस तरह की व्यवस्था नहीं थी जैसा आजकल कदम कदम पर आपको नर्सरी स्कूल मिल जाएंगे या फिर प्राइवेट इतने सारे स्कूल्स के ब्रांचेस खुले हुए हैं कि आप कहीं भी जी एडमिशन ले लीजिए और आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तब ऐसा जी कुछ नहीं था। हमारा एडमिशन जब हुआ तो मेरे दादाजी कराने गए थे। उन्होंने मेरा नाम राम मूर्ति सिंह रखा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अच्छा दादाजी जैसे ही पीछे मुड़े, मैंने अपना नाम सुनीता रख लिया। तो आज तक मेरा नाम सुनीता ही है। और बाद में मैं जब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मैंने किया तो मैंने उसमें डॉक्टरेट कर लिया। तो इस तरह से कुल जमा ये नाम रहा। और मेरी जो भी स्कूलिंग शिक्षा हुई है ग्रामीण परिवेश में ही हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का क्या स्तर है, किस तरह की कंडीशनिंग है। शिक्षक तो आ जाते हैं, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, जी गुरुजी लोग धूप में कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे, चूड़ा मटर खाएंगे, चाय पियेंगे। जी मैडम लोग हाथ में स्वेटर बुनती रहेंगी, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारी पढ़ाई उस तरह के परिवेश में हुई। एक तो ये था।
और दूसरा हमारे साथ यह भी समस्या रही कि हमारी जो ABCD शुरू होती है वो छठी क्लास में होती है। अभी जब गवर्नमेंट का NAP आया था तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि अगर मातृभाषा में हमें शिक्षा दी जाएगी तो हम ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन कब करेंगे। छठी क्लास में ABCD सीखने का मतलब आप जानते हैं कि आप 6 साल पीछे चल रहे होते हैं। यहाँ 6 मिनट में स्थितियां बदल जाती हैं, तो मैं 6 साल पीछे चल रही थी और 6 साल पीछे चलते हुए भी मैंने अपने लिए कुछ टारगेट बनाया था। उसमें सबसे ज्यादा सहयोगी मेरे एजुकेशन में अगर कोई रहा, क्योंकि सुविधा की उपलब्धता नहीं थी हमारे यहाँ, वो था रेडियो। रेडियो में BBC लंदन, रेडियो डॉयचे वेले। अखबार 2 दिन बाद मिलता था या कई बार तो हफ्ते बाद उसके दर्शन हो जाते थे। और अखबार मिल भी जाते थे तो लोग इतना बांट के पढ़ते थे कि बेचारा चिंदी चिंदी हो जाता था। तो मुश्किल होती थी कि कैसे पढ़ा जाए, सूचनाओं से कैसे रूबरू हुआ जाए। तो सबसे बड़ा सहयोगी जो था वो ट्रांजिस्टर ही था। और टीवी बहुत बाद में आया, तो टीवी से साबका भी बहुत देर से पढ़ा, लेकिन कुल जमा अगर पढ़ाई की पहली शुरुआती अगर सीढ़ी हमारे जीवन में किसी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर रही है तो वो रेडियो है। कदम कदम पर रेडियो ने मेरा साथ निभाया, बल्कि जितने भी कंपटीशन होते हैं उसकी तैयारी में BBC लंदन और रेडियो डॉयचे वेले ने अहम भूमिका निभाई है। और हैंड राइटिंग को ठीक करने में भी, स्पीड ठीक करने में भी सारा श्रेय मैं रेडियो को दूंगी। अपने आसपास के परिवेश को तो दूंगी ही, उसके बाद हमारे घर में ये माहौल रहा कि हाँ पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है पढ़ना है, ये जरूर रही। लेकिन अगर कहें कि जिस तरह से आधुनिकीकरण का विस्तार हो रहा था, 90 के दशक में ही आधुनिक यंत्रों का विस्तार हमारे देश में हो रहा था, सूचना प्रौद्योगिकी का विस्फोटक स्वरूप सामने आने लगे थे, लेकिन तब भी हम सूचनाओं के अभाव में थे। लाइन भी नहीं आती थी, बिजली बत्ती का तो ऐसा अभाव था कि मतलब क्या कहते हैं कि छुई मुई की तरह शाम को आकर के 5 मिनट के लिए अपना दर्शन दिखाती और फिर चली जाती। उसके बाद आप टकटकी लगाइए या तो फिर डिबरी बनाइए, उसमें बाती डालिए, तेल डालिए और घासलेट डाल करके चलाना शुरू कर दीजिए, या फिर लालटेन से पढ़ाई करिए। तो यही सुविधा रही। पढ़ाई के नाम पर अगर सुविधाओं की बात करें तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जो भी ये अभाव जो है हमें ज्यादा परिपक्व बनाए, और इस परिस्थितियों ने मुझे लगता है कि मुझे लड़ने में, आगे बढ़ने में सबसे जरूरी भूमिका निभाई कि इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से मुझे यह सिद्ध करना था कि नहीं, हम पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात। तो ये जिद, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिद का ही ये रहा कि मैं देश भ्रमण भी कर पाती हूँ और घर से बाहर भी निकल पाती हूँ। हमारे यहाँ लड़कियों की शिक्षा को लेकर के बहुत अवेयरनेस नहीं था। अभी भी उस तरह का नहीं है, थोड़ी स्थिति खराब है, अभी भी है। जी बिल्कुल, विकट स्थितियां अभी भी है, लेकिन ठीक है, बदलाव आया है। पहले से तो काफी बदलाव आया है, लेकिन वो बदलाव मंथर गति से है। हम इसी बदलाव को धीरे धीरे, मुझे लगता है कि व्यापक बदलाव में देख पाएंगे आने वाले समय में। जी बिल्कुल, बिल्कुल। कहा जाता है कि जब तक आप सकारात्मक सोच लेकर चले, निश्चित तौर पे वो दीप कहीं न कहीं जल ही जाएगा। जी, जी, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे आपका घर, कहीं न कहीं जी, रोशनी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी हाँ, मैम आज का विषय जो है हिंदी का बाज़ार या बाज़ार की हिंदी, जी। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे संबंधित एक प्रश्न है, मेरे मन में बहुत कुलबुलाता है और उस प्रश्न को आप तक मैं पहुँचाना चाहूँगा। और इस प्रश्न में है कि हिंदी के 2 रूप दिखते हैं। एक तामझाम, सामर्थ्यवान, वैश्विक फलक पर अपना लोहा मनवाने वाली हिंदी। दूसरा, अपने ही देश में आज़ादी के बाद भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ती और बिलखती हिंदी। इसमें से वास्तविक रूप कौन-सा है? देखिए, हिंदी को पहले तो रोती बिलखती कहिए मत, इस शब्द से मैं इनकार करती हूँ। इसकी मुख्य वजह ये है कि हमारा जो हिंदुस्तान है ना, तमाम तरह की बोलियों, भाषाओं से मिलकर बना है। मैं एक शब्द बताती हूँ। हमारे गुरुजी जब हम क्लास लेते थे, वो पढ़ाते थे, तो कहते थे कि भाषा बहता नीर है, लेकिन नीर छीर विवेक की जो क्षमता है हमें स्वयं सिद्ध करनी होगी। तो भाषा को लेकर के यह सोचना कि हिंदी रो रही है, बिलख रही है, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं इसको ऐसे देखती हूँ
कि हिंदी ने इतना बड़ा स्पेस खड़ा कर दिया कि हर व्यक्ति या इंटरनेशनल मार्केट के लोग भी अपने चीजों का पब्लिसिटी स्टैंड के लिए हिंदी के कंधे पर बैठकर गांव तक पहुंच रहे हैं। तो जी हिंदी बिल्कुल। बिल्कुल रो नहीं रही है। हाँ, हिंदी को लेकर के एक मुलम्मा जरूर हमेशा देखने को मिलता है कि हम खाते अंग्रेजी में हैं, हिंदी में हैं, लेकिन बुकते हम अंग्रेजी में हैं। अरे मुझे इस पर वाह! आपत्ति होती है कि हम खा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं हिंदी और बोली अपनी भाषा बोली में, लेकिन जब जी, हमें बूकना होता है तो हम अंग्रेजी में बूकने लगते हैं। क्यों शर्मिंदगी है भाई? मुझे जी, जब कोई व्याकरण को लेकर के या इस तरह की बातें कहता है तो मैं कहती हूँ मैं शुद्ध भारतीय हूँ, और जी, मुझे जी। लगता है कि मेरे गांव में अगर कोई बकड़ी नहीं समझ रहा है तो मैं बकड़ी कहना पसंद करूंगी बकरी की बजाय। अगर उसको जी, बकड़ी सही लगता है तो ठीक है भाई, तो आपकी भाषा में मैं बकड़ी कहूंगी। जी, लेकिन कोई कहे कि नहीं बकरी शुद्ध है, तो हमारी खड़ी बोली के लिए वो शुद्ध अशुद्ध की बात हो सकती है, लेकिन हुँ, एक खाटी ग्रामीणांचल में रहने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए हम उसकी बात उसके भाषा शैली में नहीं कहेंगे तो कैसे कह पाएंगे? बस। तो हिंदी बिल्कुल, बिल्कुल रोती हुई नहीं है। और जहां तक हिंदी के बाजार का सवाल आप मेरे कह रहे हैं कि सामर्थ्यवान, हिंदी हुँ, दरअसल एक महत्वाकांक्षी समाज की बहुत बड़े बाजार का केंद्र बिंदु भी है। हिंदी जी, हमेशा केंद्र में रही है। बहस हम गलत शैली में करते हैं। अब हुँ, हुँ, जैसे कि भारत में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को लेकर के बात, उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ कि जैसे एक जी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो जाती है तो द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी तो बन जाती है, लेकिन क्या भारतीय भाषाओं के संरक्षण संवर्धन के लिए कोई ऐसी यूनिवर्सिटी अभी तक बनी है? मेरे ख्याल से नहीं। हाँ, हर प्रदेश में केंद्रीय भाषा प्रचार प्रसार समितियां हैं, जी, सभाएं बनाई गई हैं, उसके लिए एक अलग से फोरम तैयार किया गया। लेकिन क्या भारत में तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं की भी तमाम तरह की बोलियां हैं, उनकी भी उप बोलियां हैं, उनकी मान्यताएं अमान्यताओं को लेकर के बहसें हो जाती हैं, लेकिन क्या इन सारे बोली और भाषाओं को एक ही जगह एक ही स्थान पर संरक्षित करने और परिष्कृत करने के संदर्भ में हमने कोई ठोस कदम उठाया है? यह सवाल उठता है। तो हिंदी पर रोने के बजाय हमें ठोस कदम के संदर्भ में सचेतन निर्णय लेने की जरूरत है। हम वह निर्णय नहीं लेते हैं, हुँ, बल्कि हम इस बात पर आकर टिक जाते हैं कि बढ़ते प्रौद्योगिकी दौर में हिंदी पिछड़ रही है। नहीं, बिल्कुल हिंदी रो नहीं रही है, बल्कि हिंदी कह रही है कि हमारे कंधे पर बिना बैठे आपकी आंखों से जो पानी का लोर टपक रहा है वो नमकीन तो हो सकता है लेकिन मीठा नहीं हो सकता। अरे वाह! क्या बात है। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर जवाब। यहाँ पर हमारे एक मित्र हैं, यहाँ पे कह भी रहे हैं फ़ेसबुक पे, बहुत बढ़िया जवाब। जी हाँ, मैम एक और प्रश्न है इसी से संबंधित कि हमारा जी, समाज जो है अभी ख़ास करके आखिर यहाँ पर आखिर हिंदी अब तक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? इसे एक राष्ट्रभाषा के तौर पर घोषित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं? कठिनाइयों के संदर्भ में मुझे जी, लगता है कि राष्ट्रभाषा के संदर्भ में 1963 और 1967 में जी, कुछ संशोधित 1967 में संशोधन हुआ था और 1963 में राष्ट्रभाषा नियमावलियां बनी और अनुच्छेद 351 का अनुपालन भी तैयार हुआ है। हुँ, अगर हुँ, हम कागजी फोरम को साइड कर दें, एक बारगी को हम साइड कर देते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी भाषा को लेकर या किसी भी विषय वस्तु के केंद्र में अगर हम बात करें तो जी, हर चीज का एक डायमेंशन तैयार कर लिया जाता है कि ये फाइलिंग हो गई, यह चीज आज पारित हो गया, लेकिन वो सेंगरे से उठेगा, सुई भी सेंगरे से उठाई जाती है। जी, और हमारे यहाँ एडजस्टेबल मतलब हम थोड़ा सा भी जगह रहेगा तो अपने लिए एक जगह बना लेंगे, लेकिन क्या वजह रहती है कि हिंदी के लिए जगह बनाने के नाम पर हम हमेशा राष्ट्रभाषा और राजभाषा पर आकर टिक जाते हैं, जबकि हमें अच्छे से पता है कि हमारे संवैधानिक अनुच्छेद 351 के अनुच्छेद में यह लिखित है और 1963 में राष्ट्रभाषा बना समितियां बनाई गई और 1967 में उसमें संशोधन भी होता है। लेकिन दिक्कतें कहाँ आती हैं? दरअसल हमारा जो देश है बहुलतावादी देश है,
बहुलतावादी और बहुसंख्यक देश है। अब जैसे आप उत्तर भारत में हैं, हम जाति, लेकिन अगर आप साउथ की तरफ चले जाएंगे तो कहेगा चप्पो, और आप कोई सामान लिए तो कहेगा इल्ला। हमारे यहाँ, और आपके अपने ही दिल्ली में ही देख लीजिए, आपके मेरठ वगैरह में, मेरठ साइड में चले जाइए, वहां बोलते कम है, इसी से काम चला लेते हैं। तो दरअसल इस ऐसी परिष्कृत संस्कृति में आप किसी 1 मीटर में बांध ही नहीं सकते। तो अड़चन यह आती है कि कहाँ से मीटर सेट किया जाए। कदम कदम पर, अगर कहते हैं, एक पुरानी ही कहावत है ना, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। जब कोस कोस पर पानी का स्वाद बदल जा रहा है और 4 कोस पर बाणी और बानी बदल जा रही है, ऐसे में इसको आप बांधेंगे कैसे? उसकी सीमा कैसे तय करेंगे? जबकि हम पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी खूबसूरती इसमें है कि नियम तो बन सकते हैं लेकिन बांधे नहीं जा सकते हैं। तो बहुल संख्यक अमुंडे मुंडे मतीर भिन्ने, तमाम तरह के व्यक्ति की सहमतियां नहीं बनेंगी। कभी क्षेत्र के नाम पर नहीं बनेंगी, कभी राष्ट्र के नाम पर नहीं बनेगा, कभी राज्य के नाम पर नहीं बनेगा। और अगर इन सारे चीजों में बन भी गया तो फिर जाति का अड़चन आएगा। आदिवासी आदमी अगर बोलेगा तो वो अपनी ही भाषा बोलेगा, हो सकता है वो खस बोले, हो सकता है वो डच बोले या फिर केंदू बोल दे, उसकी अपनी भाषा होगी, अपनी शैली होगी। लेकिन वही एक खाटी गांव का भोजपुरिया होगा या अवधी का होगा या मैथिल का व्यक्ति होगा तो वो अपने खोसने में ही बात करेगा ना। तो ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हर व्यक्ति को समझाना मुश्किल होगा। जब सभी अंगुलियां बराबर नहीं है तो राष्ट्रभाषा को घोषित करने की सबसे बड़ी जो अड़चन मुझे समझ में आती है वो मुंडे मुंडे की ही आती है कि हमारा देश इतना दूर तक फैला हुआ है, उसका परिवेश और विस्तार, इसका भूखंड इतना विशाल है कि इस सारे भूखंड को एक नक्शे पर तो समेट सकते हैं लेकिन एक भाषा पर सीमित नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। जी बिल्कुल, ये एक नई दृष्टि से देखने को और समझने को मिला है आज। अगला प्रश्न है मैम, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हिंदी को बाजार की भाषा बनाना उचित है या फिर हिंदी का बाजार बनाना उचित है? आपका सवाल फिर से मैं सुनना चाहूंगी। जी, मैं ये कह रहा था मैम कि हिंदी को बाजार की भाषा बनाना उचित है या फिर हिंदी का बाजार बनाना उचित है? आप का सवाल ये है कि हिंदी का बाजार बनाना उचित है या बाजार में ही हिंदी को रखना? जी हाँ, या फिर हिंदी को बाजारू बना दिया जाए या फिर बाजार की हिंदी, या मुझे फिर लगता है बनाने की जरूरत नहीं है। जी अच्छा, ठीक है। हिंदी है। अगर आप नीदरलैंड चले जाएं तो वहाँ तमाम संस्थाएं हैं जो हिंदी के संवर्धन में काम कर रही हैं। आप अगर पोलैंड चले जाएं तो वहाँ पे भी हिंदी की संस्था है। आप लंदन चले जाएं, वहाँ पे भी हिंदी की संस्था बनी हुई है और हिंदी को लेकर काम भी हो रहा है। उसके अगर आप अमेरिका चले जाएं तो वहाँ भी आपको हिंदी से संदर्भित बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बल्कि वॉइस ऑफ अमेरिका में भारत से माइग्रेट होकर के या किसी मजबूरी में या फिर वहाँ जाकर जब लोग बसते हैं तो सबसे पहले वहाँ अगर किसी हिंदी भाषी को नौकरी मिलती है तो वॉइस ऑफ अमेरिका में मिलती है। वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो का उनका प्रोग्राम है जिस चैनल में आराम से लोगों को मिल जाता है। इस संदर्भ में कई लोगों ने अपने संस्मरण भी शेयर किए। शिल्पी झा जी ने भी किया था, अनिल प्रभा कुमार जी ने भी शेयर किया था। अनिल प्रभा कुमार जी ने मदर टेरेसा का इंटरव्यू किया था, उसका उन्होंने बहुत मार्मिक संस्मरण भी हम लोगों से साझा किया था। हमने गत दिन उनको सुना था। तो वहाँ भी है। मॉरिशस आपका भारतीय गिरमिटिया के लोगों की वजह से हिंदी वहाँ पर मौजूद है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि दुबई में भोजपुरी का विस्तार हुआ है। वो नवीन कुमार जी हर बात अपनी भोजपुरी में कहते हैं। वो नहाने, खाने, उठने, बैठने, स्टेटस लिखने तक की बात वो भोजपुरी में ही कहते हैं। तो भाषाएं दरअसल बाजार में अभी गई नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा का विस्तार शुरू से ही वैश्विक रहा है। हाँ, हम देश की संख्या गिनाएं या विश्व हिंदी सम्मेलन के नाम पर हम रोना पिटना तो कर सकते हैं,
लेकिन हिंदी का जो बाजार है वो बहुत विस्तृत हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई भी विदेशी प्रोडक्ट अपने बाजार में उतारना चाहता है तो वो अपनी जी भाषा में अपने लोगों के लिए तो तैयार करते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि भारत बहुल भाषा भाषी देश है, तो आपको हिंदी में भी मिलेगा, तमिल में भी मिलेगा, तेलुगु में भी मिलेगा, कन्नड़ में भी मिलेगा, मराठी में भी मिलेगा, मलयाली में भी मिलेगा। आपने गौर किया होगा कि वो एकदम से चैनल बदल जाते हैं। क्यों? जी क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में अगर हिंदी के बाजार को या अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाना है तो यहाँ की जो हृदय की भाषा है, अंग्रेजी बेशक नौकरी की भाषा हो सकती है, पेशे की भाषा हो सकती है, लेकिन हृदय, मन और मस्तिष्क की जो भाषा है वो हिंदी ही है क्या बात भारतीयों के लिए। चाहे वो जी किसी देश में बैठ जाएं, किसी भी राज्य में जाकर के सेटल हो जाएं, लेकिन जी वो अपने घर की चार दीवारी में अपने ही भाषा में बात करते हुए ज्यादा सुखद अनुभूति से भर जाते हैं। तो बाजार में हिंदी या हिंदी में बाजार, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम कह रहे हैं बाजार शब्द आ गया, इसका मतलब है कि वो परिष्कृत स्वरूप में हमारे सामने ही आएगा। और हम्म। बाजार का जो है सबसे पहला जो स्टैंड मुझे समझ में आता है, विस्तार करना। तो जी बाजार ने हिंदी को विस्तार दिया है। एप्पल ने एडवांस मोबाइल बनाया, लेकिन उसे पता था कि जब तक हिंदी का हम उसमें इनपुट नहीं डालेंगे हमारी सेलिंग डाउन ही रहेगी। उन्हें पता था। तो आपने देखा होगा कि शुरुआती जब सेट आया था तो उसमें हिंदी के ऑप्शन नहीं थे, नहीं थे जी 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 लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वर्जन निकाले हैं तो उन्होंने हिंदी के सिर्फ ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, बल्कि और भी बहुत सारे टूल्स दिए हैं। तो यह बिल्कुल सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि बाजार और हिंदी, हिंदी का बाजार और बाजार में हिंदी, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और इसे हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैम ने कहा कि बाजार की हिंदी और हिंदी का बाजार वो स्वयं निर्मित होती रहेगी और आगे भी बढ़ती रहेगी। और इसी कड़ी इसमें एक में चीज त्रिलोक जी जी, मैम मैं एक चीज जी और इसमें ऐड करना चाहूंगी। स्वागत 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 भारत में आप देख रहे होंगे कि हिंद युग्म प्रकाशन ने नई वाली हिंदी के नाम से किताबों का हम्म। पब्लिसिटी स्टैंड शुरू किया। जी वो नई हिंदी क्या है, मैं उसको नए जनरेशन से देखती हूँ। मान लीजिए अगर हम केशव दास की भाषा में अपनी बात कहें या हम्म। बिहारी की शैली में कहें, तो अभी सूचना प्रौद्योगिकी के दौर का बच्चा उसके यहाँ से तो बाउंस कर जाएगा ना। जी बिल्कुल जी लेकिन हाँ, अगर हम उसको मिला करके अपनी बात कहें, आधी हिंदी में आधी अंग्रेजी में, तो वो जी ज्यादा जल्दी संप्रेषित होगा उससे और वो सहज ही जी कनेक्ट हो जाएगा। जी हाँ तो मुझे बिल्कुल लगता है कि हिंदी का बाजार और बाजार में हिंदी, दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसके बिना नहीं काम चल सकता है, जी चाहे हाँ वो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। बिल्कुल। यहाँ तक कि जी शिक्षण में भी हम लोग से कहा जाता है जब अपनी बातों को हम लोग बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वहाँ पे अनुवाद का सहारा लेना आवश्यक है। जी एक जी एक हम लोग की दृष्टि है और सिखाया भी जाता है बीएड में जो लोग जी किए हैं वो जानते जी हैं। हाँ, क्योंकि आप जी भी बीएड की हैं मैं इसलिए मैं आपसे रूबरू होना चाहता था, मैं जानना भी चाहता था। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आपके मन में जो सवाल आए आप करें, जी। कोई दिक्कत नहीं है। मैम अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न ये है कि आपकी दृष्टि में जी, वर्तमान समय में हिंदी की प्रगति एवं प्रचार में सबसे बड़ी चुनौती कौन-कौन सी है? वर्तमान में वर्तमान में जो हिंदी है, हिंदी के प्रचार-प्रसार में सबसे बड़ी चुनौती कौन-सी है? मुझे लगता है कि हिंदी ने सभी भाषाओं को खुद ही चुनौती दी है। क्या बात है! चाहे जी, वो बिल्कुल। किसी भी अब चाहे बेशक कहा जाता है लिखित अगर पांडुलिपियों में देखें या फिर हुँ, हुँ, डाटा डायमेंशन में देखें, हुँ, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कही जाती है कि चाइनीज़ मंदारन है। जी, जी, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी ने उसको भी पीछे छोड़ा है। तो बिल्कुल। हिंदी की जो अवस्था है बहुत उत्तम स्थिति में है और उस हिंदी को लेकर के जो दृष्टिकोण है, लोगों हुँ, के दिमाग में थोड़े गफलत है। मुझे लगता है कि गफलत है, उस गफलत के जाले को साफ करने की जरूरत है। हिंदी के स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हुँ, मन में जो झिझक है ना, उससे हमें मुक्त होने की जरूरत है। हम लोगों के अंदर एक झिझक शुरू में ही आ जाता है, जैसे
कोई गांव में पढ़ा लिखा बच्चा है, मैं अनुभव जनित बात बता रही हूँ, जैसे हमने गांव में पढ़ाई लिखाई की है तो उस आधार पे कह रही हूँ कि अगर वो शहर गांव से फिर बाहर अचानक से निकले तो वहां वो बोलते समय झिझकते हैं, वो बहुत फ्लुएंट खड़ी बोली नहीं बोल सकते हैं, ना ही संकोच में वो अपनी मातृभाषा में बोल पाते हैं। तो ये जो संकोच की सीमा है ना, इसका अतिक्रमण करने की जरूरत है। हिंदी के सामने कोई संकट नहीं है, या हमारे संदर्भ में या प्रचार में या प्रगति में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल हमारे मानसिक जो कंडीशनिंग जिसको कहते हैं ना, कि हमारी जो मन स्थिति है उसमें झिझक है, उस झिझक को तोड़ने की जरूरत है। कई बार लोग मैंने देखा है कि जब इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं या फिर डेलीगेट्स आते हैं तो वहां पे लोग एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं और टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलने, अरे भाई अपनी भाषा में बोलिए। अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो कहेंगे ना, सॉरी आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या हमें अपनी भाषा में समझा सकते हैं। लेकिन हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाते हैं कि नहीं हमें तो आपकी ही भाषा आती है। क्यों आती है भाई? अगर उनको हमारी भाषा नहीं आती है और हमें उनकी भाषा नहीं आती है तो संप्रेषण की एक शैली मूक भी तो है, आंखों की भी तो एक भाषा है ना। दरअसल संवेदना की जो भाषा होती है वो सबसे गहरी होती है, तो संवेदना की भाषा से हमें जुड़ने की जरूरत है। अगर हम संवेदनात्मक तौर पर जुड़ेंगे तो हम मानसिक, शारीरिक, भौतिक और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर तरीके से जुड़ पाएंगे। और हमारे सामने यही सबसे बड़ा संकट है कि हम भौतिक जुड़ना चाहते हैं तो अभौतिक नहीं जुड़ते हैं, प्रत्यक्ष जुड़ते हैं तो अप्रत्यक्ष में सोचते हैं। तो सारी संकट की जो स्थितियां हमारे सामने वो मानसिकता की है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पर खास करके हम लोग देखते भी हैं कि जैसे बच्चों तक हमारे पास जो किताबें आती हैं, कुछ दिन पहले एक लेखक हैं, मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि जब बच्चों के लिए लिखा जाता है अभी भी खास करके, तो देखा जाता है कि लेखकगण जो हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाते हैं। वो भाषा में कहीं न कहीं वो संस्कृत निष्ठता को दिखाने के चक्कर में वो उनके बचपन या फिर बचपना जो है उनका जो है कहीं न कहीं वो हनन कर दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी मैम? क्या यहाँ पर किताबों की ओर जब बच्चों के लिए लिख रहे हैं खास करके, तो क्या ध्यान देने की आवश्यकता नहीं? क्योंकि जब तक हिंदी बच्चों तक नहीं पहुँचेगी, तो विश्वास मानिए वो कहीं नहीं पहुँच पाएगी। तो जी मैम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कहते हैं ना जैसे दुखती रग पे हाथ रखना, हम लोग भी तो भाई उसी बचपन से निकले हैं ना। जी, जी। जब हमारे कोर्स में केशव पढ़ाए जाते थे तो वो कभी पल्ले नहीं पड़े। इसलिए नहीं कि उन्हें काव्य का प्रेत कहा गया या ऐसा कहा गया, या उस समय की भाषा ब्रज थी इसलिए नहीं, बल्कि ये था कि हम लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और शायद वो भाषा पुरानी हो चुकी थी, हम उसके साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। तो आज के दौर में भी जब छोटे बच्चों की कहानियां उठा करके देख लेते हैं या उनके कोर्स में जो कहानियां लगी हैं, सबसे पहले बच्चा आकर के वहीं अटक जाता है। मुझे ध्यान आता है कि पिछले साल इंटर कॉलेज के बच्चों का कुछ एग्जाम करने का, मुझे बोर्ड का एग्जाम का मैं गई थी, तो उसमें एक शब्द आया था। वो शब्द कुछ साइंस से रिलेटेड था। उसका मतलब होता है दो भाग करना। वो शब्द मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, बहुत क्लिष्ट था। अगर उसी बात को सीधे लिख देते पार्टीशन तो शायद बच्चा ज्यादा समझ जाता, एकदम क्लियर समझ जाता। लेकिन उसको एकदम शुद्ध टिपिकल व्याकरणिक हिंदी में लिखा गया था और बच्चे के पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैं इस तरह के शब्दों को लेकर के थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हमें लचीला व्यवहार अपनाना चाहिए। अभी जो त्रिभाषा फार्मूला आया है एनएपी के तहत, उसमें यही कहा जा रहा है ना कि बच्चे को अपने मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। बेशक दी जाए, वो सीख भी लेंगे, लेकिन क्या हम मातृभाषा के कंधे पर या फिर सर पर बैठ करके अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धा में भाग ले पाएंगे? ये पहला सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सिर्फ डिग्री ले लेने का उद्देश्य किसी का नहीं है। हर आदमी चाहता है कि पढ़े, अच्छी डिग्री ले ले, अच्छे नंबरों के पास हो जाएं। उसके बाद हम अपने समय, समाज, परिवेश और परिवार के कंडीशन को जॉब के लिए या नौकरी के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करें या उसमें भागीदार हो जाएं और अपने लिए एक सुविधा मुहैया कराएं।
तो जी, हर बिल्कुल। बच्चा ये चाहता है, हर विद्यार्थी के मन में ये बात आता है और हर माँ-बाप का यह सपना भी होता है। क्योंकि अगर जी, सपना नहीं होता, तो हर कोई क्यों कहता कि नहीं पढ़ लो? हर रास्ते अपनाते हैं माँ-बाप कि बच्चा पढ़ ले, किसी भी तरह से पढ़ ले। 2 रोटी कम खाएँगे, लेकिन वो चाहेंगे कि बच्चा पढ़े। बिल्कुल, वो बिल्कुल। किताब दिलाएँगे, महँगी से महँगी किताबें दिला देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि पढ़ें। तो पढ़ने का मूल उद्देश्य तो यही होता है कि कहीं न कहीं नाम, पहचान बना पाएँ। कहने को तो लगता है कि नहीं हम तो सिर्फ़ ऐसे ही पढ़ रहे हैं, नहीं। जी, जी। पढ़ने से ज्ञानवर्धन तो होता ही है, सामान्य वर्धन भी होना ज़रूरी है। सामान्य बिल्कुल, वर्धन से मतलब अपने समाज, परिवेश और परिवार से भी है। अगर हम अपनी पहचान इस तरह से नहीं बना पाते हैं, तो फिर काहे का बाज़ार और काहे की हिंदी, काहे का अंग्रेजी, काहे भाषाओं की लड़ाई। बात तो सही है। सबसे ज़रूरी ये है कि ये लड़ाइयाँ होने की बजाय इस पर विचार और चिंतन होना चाहिए कि जो चीज़ हम बच्चों के तक दे रहे हैं, हुँ, वह हुँ, हुँ। बच्चा सरलता से समझ पाए, बल्कि सरल तरीके से समझे और उसी सरल तरीके से जाकर अपने घर में संप्रेषित कर पाए। सभी के माँ-बाप पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के माता-पिता जो होते हैं वो अंगूठा छाप होते हैं। लेकिन जी, उनका सपना होता है कि हम अंगूठा छाप हैं तो क्या हुआ? हम अपने बच्चे को तो पढ़ाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या उनके इस सपने में हम सहयोगी नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बनना चाहिए। तो जो बिल्कुल, बौद्धिकता का खोल ओढ़ करके हम बच्चों को ज़बरदस्ती किसी क्लिष्ट शब्द या व्याकरण में उलझा देते हैं, मैं उसको उचित नहीं मानती हूँ। और हुँ, हुँ। आज की डेट में कोई भी बच्चा चाहे वो कॉन्वेंट में पढ़ रहा हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, दोनों के सामने अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ हैं। अगर कॉन्वेंट का बच्चा फ्लुएंट अंग्रेजी बोल पा रहा है, तो वही हिंदी समझने में असमर्थ है। अगर हुँ, आप उसके बनिस्बत आप प्राइमरी के या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पास जाइए, तो वो अंग्रेजी तो हिंदी तो फ्लुएंट बोल रहा है, लेकिन अंग्रेजी के संदर्भ में वो झिझक है, वो डर है उसके अंदर, वो जी, जी, अपनी बिल्कुल। बात नहीं कह पाता है और अगर हुँ, हुँ, उसको हुँ। ठीक से आ भी जाए, तो वो अपनी बात समझा नहीं पाते हैं। कहीं बिल्कुल, संकुचन मन में आ जाता है, थोड़ा-सा एक संकोच का भय तो आता ही है आता है। साथ में ये आता है कि हमने तो अलग जगह से पढ़ाई की है, ये तो बहुत एडवांस है। ये जो एडवांस वाला शब्द है ना, वो बच्चों को बहुत हरस करता है, मानसिक तौर पे प्रताड़ित करता है। तो इस प्रताड़ना से मुक्त करने की जो ज़िम्मेदारी है ना, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी को भी इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, सिलेबस बिल्कुल, रिवीज़न की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, छोटे बच्चों के जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे कठिन शब्दावलियाँ अभी भी हैं। ठीक है, बिल्कुल। बच्चे को अपने भाषा, संस्कृति, परिवेश से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, परंपराओं से भी जोड़ना ज़रूरी है। हुँ, लेकिन अगर उसी बात को थोड़ा-सा चेंज करके कर दें तो मुझे नहीं लगता कि बुराई है। अब जैसे कॉन्वेंट स्कूलों में क्या होता है ये कि वहाँ पर चित्र शैली में चीज़ें ज़्यादा बताई जाती हैं। जी, लेकिन अभी गवर्नमेंट स्कूलों में यह शैली नहीं अपनाई जा रही है। प्रयोग की तो बात हो रही है कि हैप्पीनेस क्लासेस की बात तो हो रही है, थोड़ा प्रयोग भी हो रहा है, लेकिन सफल कितने हैं? बिल्कुल। हिंदुस्तान हमारा कितना विशाल है, कितना दूर तक फैला हुआ है। आप प्राइमरी स्कूलों में चले जाइए, आज भी मास्टर साहब लोग वही जो शुरू में मैंने कहा था, वही करते हुए आपको मिलेंगे। मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैं उसको 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 कहीं न पुनः कहीं दोहराना नहीं स्थिति तो चाहती हूँ, तो थी। आज भी आपको उसी स्थिति में मिलेंगे, तो यह स्थिति कैसे बदलेगी? अच्छा, जी, इसमें एक चीज़ और आता है कि हम हर बात के लिए कहते हैं कि गवर्नमेंट करेगी। भाई गवर्नमेंट नियम तो बना दी ना, कागज़ पे नियम बन गया, लेकिन जी, हम सब उस नियम को पालन करेंगे या हम सारे लोग मिल कर के उस नियम का कितना पालन करेंगे, सवाल इस पर उठता है। हम जी, स्व-मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम बिल्कुल। स्व-मूल्यांकन नहीं करते हैं, बल्कि हम सर्वत्र मूल्यांकन करते हैं। जी, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आपने समस्या बड़ी है कि हम सर्वत्र मूल्यांकन पर ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं,
स्वमूल्यांकन की बात नहीं करते हैं। अगर हम स्वमूल्यांकन करें कि समस्या की जड़ क्या है, जैसे कोई क्लास टीचर अगर क्लास ले रहा है, एक क्लास में जी, मान लीजिए 32 बच्चे हैं, 32 का रेशियो जो चलता है, 22 और 32 का ही रेशियो चल रहा है अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। एक गवर्नमेंट का। क्लास में 30, हाँ, लेकिन कोरोना के दौरान में 20-25 का चल रहा है। इससे ज्यादा आप क्लास में बच्चे नहीं बिठा सकते, वो भी उसके भी एक कई कंडीशनिंग है, 2 मीटर, ये सब तमाम चीजें चल रही हैं। मान लीजिए आपके क्लास में 32 बच्चे, ये पुराना रेशियो में बता रही हूँ, 32 बच्चों का रेशियो है। अब उस क्लास के 32 बच्चों के लिए आपके पास क्लास टाइम जो है 30 मिनट है। आपके जी, पास अगर एक बच्चे को 1 मिनट देते हैं, तो क्या 1 मिनट में छोटा सा अबोध बच्चा आपकी बात समझ पाएगा? और कोई भी टीचर 1 मिनट एक बच्चे को नहीं देता है। वो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हुआ, लिख दिया और कहेगा तुम नोट करो, हम बैठे हैं। क्या हम इतने थक जाते हैं कि हम आधे घंटे खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पर उनको लर्निंग ना करा पाए? सबसे बड़ा सवाल खुद से करना पड़ेगा। नियमावली की बात हम बाद में करेंगे। अगर हम छोटे बच्चों के दिमाग में किसी भी भाषा के प्रति अनुराग या उनको कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले उसकी जमीन तैयार करनी होगी और उसके दिमाग में यह बातें स्पष्ट कर देनी होगी कि अगर आप इस विषय को पढ़ते हैं तो इसके आपको क्या फायदे हैं और आप इसमें क्या क्या बन सकते हैं। जैसे बिल्कुल। जब 9th में बच्चा होता है, मैं खुद के अनुभव से बताऊंगी, हमें कोई पता नहीं था कि हमें क्या पढ़ना है, और मैं जिद पे अड़ गई कि नहीं, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी है। एक दिमाग में था, लेकिन मेरे फादर का डर था कि मैं फेल हो जाऊंगी। तो 10th तक तो कंपलसरी था, लेकिन 11th में फॉर्म भरते समय उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजी नहीं लेना है, फेल हो जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है, उनके सामने मैंने ठीक कह दिया, लेकिन वो जैसे ही पीछे घूमे, मैंने वहां से होम साइंस काट करके इंग्लिश लिख दिया, क्योंकि मुझे अच्छा। होम साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मैं पास भी हो गई लकली, इंटर में भी पास हुई, फिर ग्रेजुएशन में भी। लेकिन हमें ये बताया नहीं गया, टीचर की तरफ से भी नहीं बताया गया कि लैंग्वेज क्यों 2 पढ़ने चाहिए। जैसे हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ना कंपलसरी होता है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, खास करके इंटर लेवल तक। लेकिन यह बातें बच्चों को उस समय नहीं बताई जाती है जब बोर्ड के फॉर्म भरते हैं। बच्चा जब हाई स्कूल इंटर पास कर लेता है, ग्रेजुएशन में जाता है, तब उसे पता चलता है, उसके दिमाग का कपाट खुलता है, अरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है। फिर वो क्या करता है, नई डिग्री लेने के लिए कोशिश करता है। अब नई डिग्री लेने के लिए फिर उसको नई जगह जाना पड़ता है, फिर नए पैसे, नए तरीके से उसके पैसे खर्च होते हैं। तो ये सारी चीजें हम पहले क्यों नहीं बताते हैं? हो सकता है कि आजकल थोड़ा सा बच्चे भी जागरूक हुए हैं, पेरेंट्स भी जागरूक हुए हैं, और नेट पर भी ये चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन अभी भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अपनी लाइफ में। जब वो 12th का एक ऐसा समय होता है जब हम चौराहे पर होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा रास्ता हमें सही दिशा में ले जाएगा। उसी समय अगर उनको उनके भाषा से और उनके करियर से चीजें बताई जाए, जोड़ी जाए, तो भाषाओं का भी संकट दूर हो जाएगा और उनके सामने भी ज्यादा चुनौती नहीं रहेगी। उस चुनौती से वो लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं और अपने लिए एक जगह भी बना सकते हैं। तो जब छोटे लेवल पे मातृभाषा या भाषा को पढ़ाने का जो बात है, वो यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि हम सबसे पहली चीज उनके सामने स्पष्ट रखें। बच्चों के सामने तो रखें ही रखें, और टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग्स जो होते हैं उसमें पेरेंट्स के सामने रखें कि अगर बच्चा हिंदी ही पढ़ेगा तो उसके लिए मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि हमारा करियर कहाँ है। करियर से जब तक हम इसको नहीं जोड़ेंगे, तब तक बच्चे को पढ़ाने को लेकर के ना तो माँ बाप कन्विंस होंगे, ना हम तैयार होंगे। बिल्कुल, शायद टीवी ने तो इतना विस्तार कर दिया है कि छोटा बच्चा भी समझता है कि उसको कौन सी भाषा लेनी चाहिए। मुझे लगता है आजकल तो 3-4 साल के बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे समय में नहीं होते थे इतने इंटेलिजेंट। तो टेक्नोलॉजी का ही प्रभाव है सब। हम इसको यह कह सकते हैं कि पहले हम लोग बच्चा होते थे, अभी की जो जनरेशन वो टेक्नोलॉजी जनरेशन चाइल्ड है, तो वो उसे पता है कि हमें क्या करना है। जी, तो बिल्कुल। ये स्कूलिंग लेवल पर चीजें एकदम क्लियर कर देनी चाहिए, ताकि बिल्कुल। कहीं से कोई दिक्कत ना सामने आने पाए। जी हाँ, जी। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक कि स्पष्टता ना आ जाए,
खास करके इस कार्यक्रम का नाम भी जो है स्पष्ट है, और जब तक जीवन में स्पष्टता ना आ जाए तो मनुष्य कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकता है। बिल्कुल आपने सही जी कहा। जी इसी से जुड़ा एक प्रश्न है यहाँ पर कि अभी क्या जाता है, अभी देख रहे हैं खास करके एक ज़माना था जब हिंदी मीडियम स्कूलों की भरमार थी। जी आज एक-एक कर बंद होती चली जा रही हैं या हो गई हैं, या फिर अंग्रेजी माध्यम में तब्दील होती जा रही हैं। ऐसी जी। स्थिति के लिए ज़िम्मेदार कौन है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं। जी। हम खुद भी एक शिक्षक होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हम कहते हैं कि हम खुद भी जिम्मेदार हैं, और दूसरी ईसाई मिशनरियों के रास्ते से या कॉन्वेंट स्कूल खोलने के लिए जो बोर्ड बनाए गए वो जिम्मेदार हैं। तीसरे गवर्नमेंट स्वयं जिम्मेदार है। अब इसके तीनों बिल्कुल। कारण मैं बताती हूँ मैं कैसे जिम्मेदार हूँ। मैं एक शिक्षक होने के नाते क्या मैं बच्चे को यह बात समझा पा रही हूँ कि आपका जो कैरियर है वो हिंदी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? शायद नहीं समझा पा रही हूँ, और ना ही उसके पास ऑप्शन दे पा रही हूँ। दूसरा, जो सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, ये सारे बोर्ड क्यों खोले गए? ये तो पेरेंट्स ने नहीं खोले, और ना ही किसी शिक्षक ने इसका अनुमोदन किया, और ना ही इसके लिए किसी ग्रामीण स्तर पर सर्वे हुआ, बल्कि बोर्ड बना, और बोर्ड बनने के बाद स्कूलें खुले, और स्कूल खुलने के बाद कहा गया कि इसके इसके ये फायदे हैं, इसमें आप एडमिशन लीजिए। आज की डेट में सीबीएसई बोर्ड ने कुकुरमुत्ते की तरह सेंटर अलॉट कर दिए हैं। कुकुरमुत्ता मैं जानबूझ के शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, हालांकि अगर निराला के संदर्भ में देखा जाए तो उन्होंने गुलाब से टक्कर करवा दिया था कुकुरमुत्ते की। लेकिन यहाँ पर मैं मशरूम वाले कुकुरमुत्ते की बात नहीं कर रही हूँ, जो अपने आप उगाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो सीबीएसई ने क्या कहा कि आप हमारे पास फॉर्म अप्लाई कर दो, बिल्डिंग आपकी है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उन्होंने नियमावली बना दी है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, 1.5 लाख फीस जमा करनी है, फीस जमा हो जाता है, और वो एक पैनल बना देते हैं, पैनल वाले जाते हैं, विजिट करते हैं, और आपको सेंटर दे देते हैं, आपको अलॉट हो जाता है। सीबीएसई से आपको बिल्डिंग अटैच हो गई। आपकी बिल्डिंग भी नहीं है, आपकी बाउंड्री वॉल भी नहीं है, लेकिन ऑन पेपर आपके पास सब कुछ है, और जिस आदमी ने अलॉट कराया उसने पैसा खर्च किया। जाहिर सी बात है, अगर हमने 100 लगाया तो हम 2 लाख तो जरूर कमाएंगे। ये एजुकेशन आज की डेट में नॉट एजुकेशन बल्कि बिजनेस हो गया है, एक व्यापार हो गया है। शिक्षा सिर्फ ज्ञानवर्धन का माध्यम नहीं रह गया है, या शिक्षित करने का पैरामीटर नहीं रह गया है, बल्कि आज की तारीख में शिक्षा जो है व्यापार का बहुत बड़ा माध्यम भी बन गया है। आप देखिए कि मैं बता सकती हूँ उत्तर प्रदेश में 366 से ज्यादा स्कूल हैं जो सीबीएसई बोर्ड के नाम पे चल रहे हैं। वो किसी किसान के नहीं हैं, वो विधायकों के हैं, एमएलएस के हैं, बड़े बड़े नेताओं के हैं, व्यापारियों के हैं, या फिर विदेश में बैठे कमाई करने वाले सोशल वर्क के नाम पर फंड अलॉट करने वाले लोगों के हैं। तो शिक्षा का व्यापार कैसे खड़ा हुआ? क्या गवर्नमेंट की इसकी जानकारी नहीं है? बिना गवर्नमेंट की जानकारी के फंड तो आया गया नहीं, आरबीआई में ही तो पैसा ट्रांसफर होता होगा ना। तो ट्रांसपेरेंसी का सवाल है। तो दूसरा जिम्मेदार बोर्ड बनाने वाले लोग हुए। तीसरी जो जिम्मेदारी बनती है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट किसी की भी रहे, किसी विचारधारा से हमारा संदर्भ नहीं, गवर्नमेंट मतलब सरकार होता है। कुर्सियां किसके हाथ में है नहीं है ये मतलब नहीं है, लेकिन सरकार एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो हमारे पूरे देश को चला रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ईश्वर में भले बिलीव ना करे, लेकिन इस बात में तो यकीन करेगा ना, सबके अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन कोई तो सुपर नेचर पावर है जो इस सीरीज पूरी सृष्टि को संचालित कर रही है। तो एक जो गवर्नमेंट है वो उसी सुपर नेचर पावर की तरह है कि पूरे देश को संचालित कर रही है। तो पूरे देश के संचालन की बागडोर अगर किसी के हाथ में है तो क्या उसकी माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग हो पा रही है? तो मुझे लगता है कि ये तीन मुख्य वजहें हैं जिसके वजह से
हिंदी की स्कूल्स बंद हो रहे हैं और कॉन्वेंट स्कूल फल फूल रहे हैं। बगैर बिल्डिंग के वहां 200-300 बच्चे रजिस्टर्ड आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर आप प्राइमरी स्कूल या बिल्डिंग ओरिएंटेड, सरकार द्वारा फंडेड, हम खाना भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, लेकिन वहां पर स्टूडेंट्स के नाम पर 10 से ज्यादा बच्चे आपको नजर नहीं आएंगे। इसकी दो और वजहें हैं, मुझे जो लगता है, जब मैंने घूम के सब चीजें देखा है, आंखों देखा हुआ अनुभव बता रही हूँ, कि प्राइमरी स्कूल में चाहे कितना भी एमए, बीएड, नेट, पीएचडी पास व्यक्ति भी जाता है, तो प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि अपनी आईएएस पीसीएस की किताबें लेकर बैठ जाते हैं और बच्चों को कहते हैं क ख ग लिखो। अंतर देखिए। लेकिन अगर उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट का प्रिंसिपल जो होता है और प्रबंधक जो होता है, एकदम सर पे चाबुक लेकर खड़े रहता है। तो रात भर असाइनमेंट बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, टीएलएम बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे और उसके थ्रू प्रेजेंटेशन देंगे। ये फर्क देखिए। आपको एक तरफ 40,000 की सैलरी मिल रही है, लेकिन आप या बुनाई कर रहे हैं, कताई कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। लेकिन वही 10 से 15,000 की किसी को सैलरी प्राइवेट की तरफ से मिल रहा है, लेकिन उसके सर पे जब चाबुक पड़ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि अपना 100% दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना घर भी चलाना है और उसी रास्ते अपने लिए एक नया कैरियर भी बनाना है। तो यह भी फर्क है। हमें नौकरी तो चाहिए। अभी ताजा उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में 4600 से ज्यादा लोगों की भर्ती हुई है प्राइमरी स्कूल में। मेरे भी बहुत सारे जानने वाले लोगों का अभी अभी सिलेक्शन हुआ है। अभी कल ही उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भी मिले हैं, मुझे फोन भी आए हैं कई लोगों के। वो सारे लोग कल तक प्राइवेट पढ़ा रहे थे, तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और मैं आज आपको लिख के कहती हूँ, गारंटी के साथ कहती हूँ, कि ज्वाइनिंग मिलने और 1 साल के बाद आप उनको पढ़ाते हुए नहीं पाएंगे, सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स करते हुए पाएंगे। तो इसके लिए कॉन्वेंट स्कूल खुलने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी बारीक वजहें हैं जिस पर काम नहीं होता है। हम कागज पे बात करते हैं, जैसे अभी मैं फिर एनएपी की बात करती हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, कितने ग्रामीण लोगों से राय ली गई है, कागज पर होगी, लेकिन फिजिकली कोई राय नहीं ली गई है कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे देखें कि कोई भी नियम या कोई भी चीज हमारे ऊपर थोप दी जाती है? कॉन्वेंट स्कूलों में एक और अट्रैक्शन की वजह होती हैं। एक पढ़ाने की तो वजह है ही, दूसरी वजह ये होती है कि वो बच्चों के सिविलाइजेशन पर भी ध्यान देते हैं। सिविलाइजेशन से मेरा संदर्भ ये है कि आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, क्या ड्रेस पहनना है, अपने घर में कैसे बात करना है। वहीं आप प्राइमरी स्कूल में चले जाए, हर तरह के 10 तरह के लो, मार पीट कुट, मतलब ये भाषा का जो स्तर है ना, यह आपका तय कर देता है। लो दम, गर्दन घुमाओ, लो दनादन मारे और चलो हटो यहाँ से। तो ये जब सब चीजें हैं, ये बड़ा फर्क पैदा करती हैं। इसी से फर्क हो जाता है कि क्या हम किस स्कूल से पढ़े या हमारी स्कूलिंग कहाँ हुई है। ये इस फर्क को मिटाने के लिए बहुत स्तर पे सोचना होगा कि हम इसको कैसे मिटाएं। तो कॉन्वेंट के खुलने के पीछे सिर्फ अंग्रेजी ही आकर्षण नहीं है, बल्कि व्यवसाय में तब्दील हो जाना, सीबीएसई बोर्ड, आईआईसीसी बोर्ड, और एक और वजह है इनका लचीला स्वभाव होना। एक और वजह है कि अगर आप यूपी बोर्ड से एग्जाम देते हैं तो आप बहुत हार्ड तोड़ मेहनत करेंगे तो आप 60% ले आते हैं, लेकिन अगर कॉन्वेंट में आप पढ़ते हैं तो आप 99% ले आते हैं। आधा तो 60% लाने वाला बच्चा यूं ही मर जाएगा बेहोश होकर के। मैं तो 60% लाया हूं, मैं कहाँ कॉम्पिटिट करूंगा, मेरा एडमिशन कैसे होगा, मैं तो मेरिट में नहीं आऊंगा। आधा तो वो वहीं मर गया। बिल्कुल। लेकिन कॉन्वेंट में पढ़ने वाला, वो बेशक उसको बेसिक ठीक से नहीं पता हो, लेकिन उसे पता है कि 80+% तो आ जाएगा। ये सिक्योरिटी कौन देता है? ये सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी मेजर मनी की तरह है। ये सिक्योरिटी कौन दे रहा है? तो ये जो सिक्योरिटी दी जा रही है परसेंटाइजेशन का,
उससे सबसे ज्यादा नुकसान हिंदी बेल्ट के लोगों को हो रहा है। अगर कॉन्वेंट में पढ़ाने की क्षमता नहीं है तो वो भेजेंगे नहीं। और गवर्नमेंट में पढ़ाने का खामियाजा ये है कि बच्चा 24 घंटा अगर रगड़ के पढ़ाई करेगा तब वो 62% ले आएगा। 62% का बच्चा 99 से कैसे कॉम्पिटिट करेगा, आप कल्पना कीजिए। यही वजह है कि स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और तेजी से हो रहा है। गवर्नमेंट को भी इस संदर्भ में विचार करना चाहिए कि सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि भाषा का आकर्षण है या रोजगार का आकर्षण है, यह भी बारीक बिंदु है कि वहां पर उनको कन्वीनियंस क्या क्या मिल रहे हैं, सुविधाएं क्या मिल रही हैं। जी बिल्कुल, उनको सुविधाएं क्या मिल रही हैं। सिविलाइज तो बनाया ही जा रहा है, साथ में उनको एक सिक्योरिटी भी दी जा रही कि इतना % तो आपका आ जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों के नाम बता सकती हूँ जिन्हें ठीक से नहीं आता लेकिन 98% लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। तो इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानेंगे? जी। आप यहाँ, और माँ बाप दोषी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार मेरा बच्चा बेहतर जगह पढ़े। किसी भी माँ बाप को, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा पेड़ के नीचे पढ़ाई करे। वो हमेशा चाहेगा कि एक चमचमाती बिल्डिंग में एकदम कारपेट सजी हुई कुर्सियों के बीच में एकदम चमचमाती जो कुर्सियां हैं उस पर मेरा बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे। कोई माँ बाप नहीं चाहता पेड़ के नीचे बच्चा पढ़े और जीवन भर घसीटता रहे और फिर बैलों के पीछे बीज डालता हुआ दिखाई दे। कोई नहीं चाहता है। लेकिन परिस्थितियां आपके सामने क्या है? अभी एक और इसी में उदाहरण मैं ऐड कर देती हूँ आपके इसी सवाल में कि अभी जो कोरोना के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसमें मुश्किल से 30% लोग ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। बाकी के 70% पेरेंट्स इस स्थिति में नहीं हैं कि वह एंड्रॉयड फोन लें और हर बच्चे को दें। ये सच्चाई है। आप इसको कैसे देखेंगे? अच्छा, इतनी ही समस्या नहीं आई है कि सिर्फ एंड्रॉयड नहीं दे पा रहे। मान लीजिए जो माँ बाप एंड्रॉयड फोन दे पाए हैं उनमें लड़कियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई है कि उनका नंबर लड़कों के पास गया है। हमारे समाज में अभी भी बच्चे बदले नहीं हैं, परिवार नहीं बदला है। समाज का जो कंडीशन है लड़कों की, उनके नंबर ले लिए, आधी आधी रात को फोन कर देंगे, मैसेज कर देंगे। कितने लड़कियों की तो शादी हो गई मेरे जानने वालों में। क्यों? क्योंकि लड़की बिगड़ रही है। तो ऑनलाइन बेशक बीमारियों की वजह से दिक्कतें आई हैं। अगर इसको 0 सेशन में डाल दिया गया होता तो शायद यह समस्या नहीं आती। 100 समस्या का एक हल हो सकता था, लेकिन एक हल ने ना निकालने से 100 समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि शायद इसको ठीक करना भी एक नई कमेटी बनाने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि ये तो ये तो किसी ने बुलाया नहीं है। ये एक महामारी है जो कैसे आई, कहाँ से आई, एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन एक बीमारी है तो इस बीमारी से डर सबको है। हर व्यक्ति मौत से के चंगुल में जाने से बचना चाहता है, हर व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है। लेकिन इस सुरक्षा बोध के अभाव से जो संकट पैदा हुए हैं उसने तमाम वंचित लोगों को और भी पीछे धकेल दिया है। तो अब कॉन्वेंट की खासियत देखिए, मैं एकदम एग्जांपल अनुभव जनित बता रही हूँ। कॉन्वेंट की खासियत देखिए कि जिनके घर में एंड्रॉयड फोन नहीं है उन्होंने अपने जो प्राइवेट शिक्षक रखे हैं उन्हें थोड़ी सी एडवांस सैलरी दे करके लोकल लेबर पे उन्हें लगा दिया कि आप उनके घर में हफ्ते में 2 दिन जाकर पढ़ाएंगे। क्या सरकार यह कर सकती है? नहीं कर सकती। बेशक वो महीने सैलरी दे देगी, लेकिन वो कभी ये वाच नहीं करने जाएंगे कि अगर एक क्लास में 14 बच्चे हैं तो उसमें से बाकी बच्चे कहाँ हैं अगर 2 ही अटेंड कर रहे हैं। जबकि शिक्षा, दीक्षा और कई तरह के ऐप यूज किए जा रहे हैं, ज्ञानवाणी, दूरदर्शन, तमाम माध्यमों से दिया जा रहा है, लेकिन क्या इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि 100% बच्चों तक ये सारे नॉलेज जा रहे हैं, गिव एंड टेक हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। लेकिन
मैं प्राइवेट की तारीफ में नहीं कह रही हूँ, एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं इन दोनों प्राइवेट स्कूलों में, तो वो बता रहे हैं कि वो कैसे कर रहे हैं जॉब। उन्हें ये लगाया गया है कि किसी भी बच्चे का नुकसान ना होने पाए अगर उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट यह सुविधा दे रही है, या अपने शिक्षक से यह पूछ पा रही है कि जिन बच्चों को क्लास लेने में अक्षम है, या उनके माँ बाप सक्षम नहीं है एंड्रॉयड फोन दिलाने में, या उनके यहाँ नेटवर्क की समस्या है, या बिजली नहीं है, तो क्या उनके घर किसी भी माध्यम से एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल कराने में कोई भी सहयोग कर रहे हैं या पूछ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कुछ जटिल ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से हिंदी पट्टी की स्कूल्स बंद हो रहे हैं और कॉन्वेंट कुकुरमुत्ते की तरह फल फूल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर सही मायने में देखा है नियंत्रण करना, ये बहुत मॉनिटरिंग जो आपने कहा है, सरकार अगर ऐसा नहीं है कि सरकार पैसे नहीं खर्च कर रही है, काफी कुछ कर रही है, निश्चित खूब तौर पे खर्च हो रहा है, खूब खर्च हो रहा है, परंतु सिर्फ उस पे कहा जाता है नियंत्रण करना या फिर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पे भविष्य भी बेहतर होगा। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है मैम यहाँ पर कि जैसा कि कहा जाता है कि यदि ये प्रश्न है कि किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले वहां की भाषा को मार दो और उसके बदले अपनी भाषा लाद दो। एक समय में उर्दू काबिज थी, अंग्रेजी अब तक है। प्रश्न यह है कि आजादी मिलने के बावजूद भी हमने अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी को भी विदा क्यों नहीं किया? विदाई सबसे मुश्किल काम होता है, मालूम है ना? चाहे बेटी की विदाई हो या घर से नौकरी पे जा रहे बेटे की विदाई हो, अगर कोई आर्मी में जॉब करता है और कंधे पर अपना बेल्ट और सब लगा करके निकलता है, फक्र तो बहुत होता है कि वो आर्मी में जा रहा है। लेकिन माँ और परिवार को पता होता है कि दरअसल वो शहीद का चोला पहन के जा रहा है, तो विदाई सबसे मुश्किल काम होता है। तो हम इसे सिर्फ अंग्रेजी के संदर्भ में ना देखें, बल्कि आम जीवन की तरह देखें कि विदाई सबसे कठिन क्यों है। तो विदा शब्द जो है कठिन है, तो इस शब्द को थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं। अंग्रेजी दरअसल शासन सत्ता की भाषा है, सिर्फ रोजगार की भाषा तो बाद में बनी। अंग्रेज जब गए तो आपने देखा होगा कि इतिहास पढ़ा होगा, देखा तो हमने भी नहीं, आपने भी नहीं देखा, हमने थोड़ा बहुत अपने दादाजी से सुना है कि जब इतिहास बदल रहा था, मतलब 16वीं शताब्दी के अंग्रेजों को जब धक्के मार मार के धीरे धीरे देश से बाहर निकाला जा रहा था, तो कोई इस विषय पे बात नहीं कर रहा था कि उनकी अंग्रेजी को भी भगा देना है। जी सिर्फ बात इस बात की हो रही थी कि वह सशरीर वापस जाएं, भले उनके अवशेष रह जाएं। तो अंग्रेजी जो है वो अवशेष है, और अवशेष कभी मिटते नहीं हैं। पुरातत्ववेद वाले जब खुदाई करते हैं ना, तो ऐतिहासिक काल में कौन से बर्तन रहे होंगे, मिट्टी के थे या पीतल के थे या कांसे के थे, जब वो निकाल सकते हैं, तो भाषा, अंग्रेजी भाषा भी दरअसल अवशेष की तरह हमारे बीच में है, जो नहीं जाने वाले। और जब अब धीरे धीरे इसने बाजार का एकदम से हाथ पकड़ लिया, और जब हाथ पकड़ लिया, कहते हैं ना कि हमने उंगली पकड़ाई और उसने गर्दन पकड़ लिया। जी। तो अंग्रेजी को 16वीं शताब्दी में अंग्रेज उंगली ही पकड़ के तो आए थे ना, बिल्कुल व्यापारिक उद्देश्य से ही आए थे, लेकिन व्यापार के कंधे पर बैठ करके उन्होंने हमारा गर्दन पकड़ लिया। न सिर्फ गर्दन पकड़ा बल्कि हमारे तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को भी तहस नहस किया, ध्वस्त किया, नष्ट किया। तो वो सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं कि हमने अंग्रेजी को दरअसल उंगली पकड़ाई, यह समझ करके कि राष्ट्रभाषा पहली भाषा हमारी हिंदी रहेगी, लेकिन लिखित रूप में द्वितीय भाषा अंग्रेजी रहेगी। हमने यह लिखित में तो कह दिया, लेकिन आम जीवन में हमने उसको गर्दन पकड़ने का पूरा पूरा अवसर दिया। और अंग्रेजी ने यह सिद्ध किया है कि हमने गर्दन पकड़ा है तो खून नहीं पिया है, बल्कि आपको अपने लिए एक नया स्पेस बनाने का रडार दे रहे हैं। तो मैं इसको विदा से ना जोड़ करके, मुझे लगता है कि अलविदा कहना भी इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी भाषा हो, भाषा का सम्मान होना चाहिए।
बात सही है, चाहे वो बिल्कुल। कोई भी भाषा हो, चाहे वो डच की ही हो या फिर स्पेनिश हो, चाहे कोरियन हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी भाषा में उसके लिए ज्यादा स्कोप है, तो हम उसका सम्मान करें। बिल्कुल, भाषा बिल के स्तर पर हम किसी का उपहास न करें। हमने देखा है कि भाषा के स्तर पर हम उपहास करते हैं, मजाक बनाने लगते हैं और हम उनको अलग तरह का ज्ञान देने लगते हैं। गत दिनों व्याकरण को लेकर के मुझसे कई लोगों ने ज्ञान देना शुरू किया, तो मैंने कहा मैं तो व्याकरण की विद्वान हूं नहीं, मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ, वो भी ठेठ ग्रामीण हूँ। तो मुझे अगर लगेगा कि हमार माई हमारी यह बात समझती तो हम उहे करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ना समझ में आई उनके तो हम काहे जाए अंग्रेजी बुक है और उनका दिमाग खाए कि हाँ ये समझ ही ला, तू समझ ही ला। तो हमको ये नहीं समझाना। जी, हमें जी। बेशक यह बात अपने ठेठ भाषा में ही कहकर समझानी पड़ेगी, तो हम उसी बात को उसी भाषा में समझाएंगे, नहीं बिल्कुल। कि उसका विभाजन कर देंगे कि यह अंग्रेजी है तो यह हिंदी है या उर्दू है। अब जैसे आपने आपके सवाल में आया कि उर्दू काबिज रही, उर्दू काबिज है, अभी रही नहीं है, उर्दू काबिज है। आज भी गजल सुनने के लिए हम हिंदी की गजलें नहीं सुनते हैं। बेशक दुष्यंत बिल्कुल। कुमार जी ने जी, अपने एक नई साये में धूप के माध्यम से गजल को, हम तो इस शब्द में कहते हैं कि वो उर्दू से गजल को खींच कर हिंदी में ले आए, जी, बिल्कुल। लेकिन उनका खींचना कितना सार्थक रहा। बिल्कुल। बेशक वो कहते हैं कि एक पत्थर तबीयत से उछालो, हम लोग रोज एक पत्थर तबीयत से उछाल रहे हैं, लेकिन क्या हम बदल पा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। बदल पा रहे हैं। मैं आपके दिल्ली में ही 2011 में एक घटना अखबार में न्यूज मैंने पढ़ी थी कि दिल्ली के ही एनसीआर बुराड़ी के आगे कोई गांव है जहां बिजली नहीं थी, 2011 में लगी है। उस गांव का ना मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। मैं ऐसे भ्रमण करते हुए गई, मैंने अंधेरा था तो मैंने अपने रथवान से पूछा, मैं ड्राइवर नहीं बोलती, रथवान बोलती, तो उससे मैंने पूछा तो लगा बताने कि मैम जी आपको पता नहीं है इधर लाइट वाइट नहीं है, इधर दिल्ली कहे का एरिया है लेकिन यहाँ लाइट वाइट ना है, यहाँ व्यवस्था ना हो सकेला। हम के क्यों नहीं हो सकता, तो बोला कहे से कि इधर सरकार के वोट तो चाहिए लेकिन बिजनेस करे बदे कोनो स्थान ना है, क्योंकि वो घनी बस्ती है। तो अब बिल्कुल। आप देखिए कि आपके इसी जगह पर लगी हुई चीजें नहीं बना पा रहे हैं, तो इतने विशाल देश में आप क्या चीजें बदल पाएंगे? हम उर्दू हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, विभाजन नहीं कर सकते हैं। अगर जी, उर्दू हमारी मातृभाषा है तो उर्दू हमारी मौसी है, तो अंग्रेजी को हम उसकी बहन मान के दूसरी मौसी मान लेते नहीं, चाची मान लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल। माँ और मौसी का रिश्ता मीठा होता है, लेकिन चाची का जो रिश्ता होता है ना थोड़ा खटाई लिए हुए होता है, क्योंकि वो दो माओं की होती है ना, तो उनके में आपसी संबंध जो होते हैं थोड़े से कड़वे होते हैं। वो जब भी जी। बोलेंगे थोड़ा सा कड़वा ही बोलेंगे, चाहे वो कितना कहें कि बहन बहन कह लें, देवरानी बहुत अच्छी हैं, जेठानी बहुत अच्छी हैं, जी, लेकिन दो अलग अलग माँ के बच्चे संतान जब होते हैं ना तो थोड़ा कड़वाहट तो रहता ही है। तो वाह! हिंदी को आप मातृभाषा मान लीजिए, माँ मान लीजिए, उर्दू को जी, मौसी मान लीजिए, अंग्रेजी को चाची ही रहने दीजिए। चलिए। जी, बेशक बिल्कुल। उसमें कड़वाहट है, और वैसे भी कहते हैं कि मीठी चीजें कई बार आपको सीख नहीं देती हैं, कड़वी हुँ, चीजें आपको रास्ता बताती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। अंग्रेजी बेशक कड़वी है और उसको हम कोसते भी रहते हैं। हम सारे लोग, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग तो सुबह शाम दोपहर खा पी करके कोसते हैं, जी, लेकिन कहीं न कहीं रोजगार के रास्ते में उसका सहयोग हमें कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर लेना ही पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल। पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास जब फॉर्म आता है तो हिंदी में बेशक भरने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन बिना अंग्रेजी के नहीं होता है। अब मैंने पढ़ा था कि क्वांटम कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ वो संस्कृत के पाणिनि के महेश्वर सूत्र से ही हुआ है, जी, जी, जी। लेकिन क्या महेश्वर सूत्र का उच्चारण करने से कंप्यूटर चलेगा? शायद नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर वर्तनी को नहीं पकड़ेगा। जी, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। देख रहे होंगे कि ये कड़वा सच है, ये एकदम कटु सच है
कि अभी ऑनलाइन में हमारे बोलने के उच्चारण को कैप्चर करके टाइपिंग मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन बिल्कुल। उसकी अभी खामियां आप देख रहे होंगे कि वो कॉमा नहीं लगाएंगे, वो चंद्रबिंदी नहीं लगाएंगे, वो खड़ी पाई नहीं लगाएंगे, वो रनिंग में कर देंगे, उसके बाद बैठ के आप ठीक करते रहिए। जी, बिल्कुल। तो मशीन मशीन ही है। तो मशीन को मशीन ही, मनुष्य ने मशीन बनाया है, मशीन ने मनुष्य को नहीं बनाया है। अगर हम कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीजों का आविष्कार किया है, लेकिन बिल्कुल। उसको संचालित करने का कहीं न कहीं जो रिमोट कंट्रोल है हमारे हाथ में है। तो उसी तरह से अंग्रेजी बेशक कितना भी व्यापक स्थान घेर ले, लेकिन जी। रिमोट कंट्रोल तो हमारे हाथ में है ना। तो हम अपना हाँ, रिमोट कंट्रोल क्यों दूसरे को देते हैं? हम खुद नहीं जिम्मेदार हैं। बहुत हम सुंदर। हिंदी को कुछ कह लें या उर्दू को कुछ कह लें या अंग्रेजी जी। को कुछ कह लें, इसके पहले हमें यह कहना होगा कि हम अपना कंट्रोल देते ही क्यों हैं? हम चाची के हाथ में वाक़ई। देते ही क्यों? हम अपने माँ पे भरोसा क्यों नहीं करते? हम अपनी मौसी पे भरोसा क्यों नहीं कर पाए? अगर जी। हमारा उद्धार चाची के हाथ में जाकर ही हो रहा है, तो चाची को इतना कटु क्यों बनाना? ठीक है, हुँ। वह भी रहेंगी। परिवार तो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है ना। संयुक्त जी, परिवार क्यों खूबसूरत है? खटपट होते हैं, लेकिन संस्कार बड़े मिलते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि अब अंग्रेजी जो है ना परिवार का हिस्सा बन चुकी है, स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हमारी चाची हैं और चाची को नमन है। और निश्चित तौर पे कहाँ देखा जाए हर जगह ये हमारे लिए बहुत ही सहायक हुई हैं और होती रहेंगी, क्योंकि भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं जी, करती है। जी हाँ, अब एक प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, ये प्रश्न ये है, जी। बस ये आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न हुँ, में है कि यदि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी भाषा में शिक्षा-दीक्षा होती, संस्थानों हुँ। में, राज-काज की भाषा में भी हिंदी होती, तो क्या अपना देश आज पिछड़ जाता? अच्छा, हुँ। मुझे लगता है देश ने बड़ी तरक्की की है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अगर मैं 30 साल पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो हाँ, मुझे हाँ। लगता है देश ने बड़ी तरक्की की है। जी। तो भाषा को किसी संस्थान या स्थान से बांध देने की बजाय मुझे हुँ, लगता हुँ। है कि पहली जो चीज़ है, इस पर मैं एक चीज़ आपसे ऐड करना चाहूँगी। जी, मैडम। एक जो होता है अध्ययन अध्यापन की जो भाषा है बेशक क्षेत्रीय होनी चाहिए, लेकिन हुँ, हुँ। दूसरी और तीसरी जो भाषा होती है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ही होनी चाहिए। हुँ, हुँ। क्षेत्रीय से मेरा संदर्भ जैसे एलकेजी से लेकर के 5 तक का बच्चा अबोध ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल। उसकी शिक्षा बेशक मातृभाषा में हम दे सकते हैं, उसी हुँ, के टोन में दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, उसके बाद हमें चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। कहा ना कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जी। अब आप कश्मीर चले जाइए तो वहाँ पे सिंधी बोली जाती है ना, पंजाब वहाँ पे आपको सिंधी भी मिलेगा हुँ, हुँ, और हुँ। आपको उर्दू भी मिलेगा, आपको हुँ, हुँ, अफ़गानी भी मिलेगा और हुँ। आपको वहाँ पे तालिबानी शब्द भी मिलेंगे, थोड़े पश्तो भी मिलेंगे आपको, बिल्कुल। क्योंकि मिक्स लोग हैं ना। हमारे जी, हिंदुस्तान में तो एक ही राज्य में आप चले जाइए तो 100 तरह के लोग मिलेंगे। वहाँ पे जी, हर बिल्कुल, भाषा-भाषी रहने वाले लोग मिल जाएँगे, एक-दूसरे का आदान-प्रदान होता है। तो बिल्कुल, अगर कश्मीर की भाषा हम सिर्फ़ हिंदी कर दें और कन्याकुमारी की भी भाषा हिंदी कर दें, तो बीच में ये जो सारे देश और राज्य पढ़ रहे हैं, उनकी भाषा हम क्या रखें? वाह! बहुत सुंदर। इसकी हम भाषा क्या रखेंगे? हम हुँ, अगर मान लीजिए जैसे हम सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं, हुँ, हुँ, सेवन सिस्टर्स पर बात नहीं होती है, ना के बराबर होती है। सेवन सिस्टर्स में आप चले जाइए सिक्किम चले जाइए, हुँ, हुँ, गंगटोक चले जाइए, कलिंपोंग चले जाइए, उसके बाद आप अरुणाचल चले जाइए। हुँ, हुँ। चारों में बिल कोई समानता नहीं है। भाषा के स्तर पर अंतर है। भाषा के स्तर पर नहीं बल्कि बोली के स्तर पर अंतर है। लेकिन आप उनसे जब बातचीत कर रहे होंगे, अगर आप अपनी हिंदी में बात समझा पा रहे होंगे, तो वो आपसे घुल-मिल करके आपकी बात कहने लगते हैं। मैं बिल्कुल। अपना घुमा हुआ अनुभव बता रही हूँ। जैसे जी, जी, कलिंपोंग जाइए और गंगटोक चले जाइए। दोनों में दूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जी। बोली बदल जाती है, टोन बदल बिल्कुल, जाता है और बिल्कुल। जी, जो सामान वहाँ पे कुछ कहा जाता है, वही सामान वहाँ पे दूसरे नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो जो चीज़ कश्मीर में कही जाएगी, क्या वही नाम कन्याकुमारी में होगा? हम इस पर क्यों नहीं विचार करते हैं?
वाह, बहुत तो सुंदर। सारी सरकारी संस्थाएं कितना भी निरूपण कर लें भाषाओं को लेकर के या अध्ययन अध्यापन में हम शामिल कर लें, लेकिन हम यह नहीं कर पाएंगे। एक जगह रोटी होता है, अगर कोई एक जगह पे रोटी कह रहा है तो दूसरी जगह चपाती कह रहा है, बिल्कुल, क्या हम उसको यह कहने से रोक पाएंगे? कोई बिल्कुल। कोई कह रहा है आटा कह रहा है, कोई पिसान कह रहा है, तो क्या हम इस बात से उसको हम रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमने पिसान सुना, हम आटा की बात क्यों करें? होगी जी, आटा किसी और की बात होगी। जी, बिल्कुल। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही भाषा को लागू करने का सबसे बड़ा संकट यही आएगा कि जो हमारी बोलियां हैं ना, वो रास्ते में खड़ी हैं अपना झंडा लेकर कि हम हैं भाई, हमें नहीं मिटा सकते, हमारे रास्ते से होकर ही जाना होगा। और मिटाना भी हमारा नहीं चाहिए, ये बिल्कुल। हमारा एरिया, हमारी गली है, हमारी जी। गली से जाना होगा ना, तो थोड़ा रास्ता मांगना होगा, बिना मांगे तो जाने नहीं देंगे। बहुत तो सुंदर। जी, कश्मीर से जी। कन्याकुमारी तक जाने का जो रास्ता है ना, थोड़ा दुष्कर है, जी, क्योंकि बिल्कुल, रास्ते में बिल्कुल। जोजिला घाटी भी है ना। जी, और हिंद जी, महासागर जाने के लिए तो आपको समुद्री रास्ते भी पार करने हैं, तो आप बिल समुद्री रास्ते को जोजिला घाटी को एक में नहीं मिला सकते। एक तरफ तो बर्फ पड़ेगा, दूसरी तरफ पानी की लहरें हैं, तो हाँ, हाँ, दोनों को आप कैसे मिलाएंगे? बात सही है। जब समुद्र में लहरें आएंगी तो वो बर्फ को अपने साथ ले ही ले जा सकते, बात सही क्योंकि बर्फ ठोस है, उसके पिघलने का जब मौसम आएगा ना, है। तभी पिघलेगा। नार्निया एक स्टोरी है ना, आपने सुनी हुई होगी, देखी जी, होगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नार्निया में जब क्रिसमस का समय आता है तो वो सेंटा क्लॉज आते हैं तो कहते हैं ना कि मौसम बदल रहा है, बर्फ पिघलने वाले हैं। जी, बिल्कुल। जी, पानी जी। कितना भी बहता रहा, वहां झरझर दरिया बह रहा है ना, लेकिन क्या बर्फ को पिघलाते हैं? नहीं पिघला पाते ना। तो हिंद महासागर क्या जोजिला घाटी के बर्फ को पिघलाएगा? तो हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो सिंधी या पश्तो बोल रहे हैं उसे हम खैबो पीबो से रोकें? हाँ, हिंद हाँ। महासागर तो आपकी कोलकाता की तरफ जाएगा आपको लेकर के, जहां कुछ भी खाते नहीं, कुछ भी पीते नहीं है, सब खाते ही खाते हैं। आप उसको उस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? तो ये बड़ा जी, चुनौती है। इस चुनौती का मतलब है कि हमारा जो जनमानस है, उसके रगों में जो बोली स्पंदित है ना, उसको हम किसी भाषा में या किसी एक फ्रेम में बांध नहीं सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत नक्शे में बंधा है, फ्रेम में नहीं बंध सकता। क्या बात है! बिल्कुल, बिल्कुल। नक्शे में बंधा है, फ्रेम में नहीं बंध सकता। आप दार्जिलिंग की चाय पी लीजिए और आप केरल चले जाइए, जी, क्या दोनों का स्वाद एक मिलेगा? पत्तियां एक जैसी मिलेंगी, लेकिन स्वाद बदल जाएगा। बिल्कुल। तो क्यों बदल जाता है? क्योंकि ये जो मातृभूमि बनी है ना, मिट्टी है ना, मिट्टी का जो रंग भले अलग एक जैसा दिखता होगा, लेकिन आप देखते होंगे कि कहीं पे दोमट मिट्टी है, कहीं पे बलुहट मिट्टी है, कहीं पे लाल जी, मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है। तो मिट्टी जी। तो अपना असर दिखाएगी ना। फिर भाषा भी, वो भाषा के साथ बोली जुड़ी हुई है ना, तो बोली अपना ध्वंस तो दिखाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैम, विश्वास मानिए आज हम लोग सराबोर हो गए हैं। आपके वक्तव्य सुनकर एक नई दृष्टि मिली है कि भाषा जो है वो जोड़ने का काम करती है, उन्हें सबको लेकर साथ में चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को दरकिनार नहीं करना है, क्योंकि हिंद जो है, हिंदी जो है या हिंदुस्तान अपना जो है वो सबको लेकर चलता है और सबको सम्मान देता हुआ आगे बढ़ता है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे कोई भी भाषा हो या बोली हो, सभी को नमन है। और आपको विशेष करके नमन है मैम कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, समय ही नहीं दिया, इस समय को सार्थक बनाया और जो भी दुविधाएं मस्तिष्क के किसी भी कोण में थी, चाहे वो राष्ट्रभाषा से संबंधित हो, चाहे हमारी चाची जो हैं उनसे संबंधित हो, उनको भी हम लोगों ने जाना। कहीं न कहीं जिसके मन में कहीं न कहीं दुविधा थी, वो कहीं न कहीं खास करके हमारी शिक्षा से संबंधित बहुत बेहतरीन प्रश्न आपने उठाए और मुझे विश्वास है ये शब्द जो हैं कहीं न कहीं वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे, पहुँचेंगे जिस और सार्थक कुछ न कुछ होगा। चलिए, आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको नमन है। यहाँ जितने भी हमारे दर्शकगण जुड़े हैं, उन्हें भी नमन है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, हिंदी है ज़िंदगी डॉक्टर ऋषि शर्मा के संरक्षण में आगे बढ़ रही है। नया जो कहा जाए नई कीर्तिमान स्थापित करती चल रही है और नए-नए कार्यक्रम जो है और सार्थक विचार
जो विमर्श का जो ये कड़ी जो चला है वो हर रविवार शाम 5:30 बजे हम लोग मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर सुनीता जी। जी हाँ, इनके विचार हमें स्पंदित किए और हमें एक निश्चित तौर पे एक नई दृष्टि भी दिया है। और विश्वास मानिए, मैं पुनः रोम रोम से मैडम को नमन करना चाहता हूँ। आपके विचार ने मुझे दृष्टि दी, हम सभी को वजह से आपसे पुनः वाह। मुलाकात होगी। बिल्कुल बहुत जी। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोकीनाथ पांडे जी। और मैं वाह, अपने सभी साथी मित्रों का भी आभार प्रकट करती हूँ और ऋषि को इतना सुंदर संयोजन आयोजन करने के लिए, अथक प्रयास के लिए मैं साधुवाद देती हूँ। क्योंकि कोई भी आयोजन या प्रयोजन या वार्तालाप का उद्देश्य तभी सिद्ध होता है जब उसके सुस्पष्ट बात जो है एक दो कान तक भी पहुंच करके 1000 तक पहुंच जाए तो उसका उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। और मुझे बिल्कुल। लगता है कि चाची के प्रति जो कड़वाहट है धीरे धीरे थोड़ी कम होगी। वाह, हमारे बिल्कुल, सबको बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपको नमन, आप सभी को नमन। जुड़ना ना भूलें क्योंकि हम सभी फिर आ रहे हैं। जी हाँ, हर रविवार 5:30 बजे परिचर्चा जी। में स्पष्टवादिता पर ध्यान है, स्पष्ट है हम लोग कहते हैं और हृदय तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और मैम आपको मुझे पुनः लगता नमन। है कि मैंने स्पष्ट बोलने की कोशिश की है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे जो यहाँ जी। कमेंट्स जो देखने को मिल रहे हैं, टिप्पणियाँ जो हैं वो भरमार अभी भी चल रही हैं। तो सभी को नमन है जो यूट्यूब से जुड़े हैं, विश्व यात्रा टाइम से जुड़े हुए हैं, हिंदी की हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी शिक्षण मंच से जुड़े हुए हैं, समाज्ञा से जुड़े हुए हैं। उन सभी दर्शकों को नमन है और स्वागत है आपका। और रहेगा इंतज़ार 5:30 बजे अगले रविवार। नमस्कार, इजाज़त दीजिए हम सभी को। नमस्कार नमस्कार। जी, शुक्रिया। Audio Jungle.